हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है इस चैनल पे। आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज इस सेकेंड पार्ट में जो है हम सेकेंड चैप्टर को लेकर के आए हैं और जिसमें कि पूरा डिटेल्स में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों कराई जाएगी, जो 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट समय इधर उधर नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें आपको हमने बनाया हुआ है वो है आपका, what is electric potential? What is electric potential? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारा सवाल कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अच्छा सा एक हेडिंग बनाना है, एग्जाम में जाइएगा तो, है ना। आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस तरह से अच्छा सा हेडिंग बना लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत इजी है ना। हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट of consideration. Point of consideration is called electric potential. It is denoted by V. और वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जाम में आपको इंपोर्टेंट है इसका यूनिट, जो वोल्ट होगा या फिर जूल पर कूलम होगा। और आपको इसका डायमेंशन भी याद कर लेना है, डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2 और नीचे हो जाएगा 80। इसको अच्छा से लिखेंगे ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये आपका पोटेंशियल का डायमेंशन हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि पोटेंशियल स्केलर होता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी पूछेगा बना लीजिएगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत बार क्या होता है कि 1 वोल्ट का डिफिनीशन पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। तो 1 वोल्ट का डिफिनीशन क्या है, जैसे यहाँ पर वर्क डन है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, बहुत सिंपल, इफ 1 joule of work is done in bringing a unit positive test charge from infinity डायरेक्ट में सिंबल लगा दे रहा हूं, infinity to the point of consideration, then it is called 1 वोल्ट। इसी को 1 वोल्ट कहेंगे। और आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, है ना, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ, आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट का इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, है ना। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए जो डिजाइन की गई है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, 3 मार्क्स में आता है, एक्सप्रेशन भी होता है इसका। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, 3 मार्क्स में आएगा इस तरह से। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखिए, है ना। कि पहले हम लोग यहां पर लिख लेंगे एक्सप्रेशन ऑफ V ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थोड़ा हेडिंग अच्छा होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से थोड़ा हेडिंग आपका होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, है ना। हमको क्या बनाना है, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होता है, एस V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट होता है। तो हमको करना क्या है कि हमें W निकालना है यहाँ पे, है ना। W अगर हम निकालते हैं तो इजिली, या फिर हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं, वर्क डन निकालेंगे
है ना। तो वर्क डन को हम यहाँ पे रख देंगे, तो वर्क डन से भी हम इसको बना सकते हैं आसानी से। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको पोटेंशियल वर्क डन ला करके ही इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, और इस तरह से देखिए ऐसे यहाँ पर ही डॉट डॉट लगा दीजिए और इसको इनफाइनाइट लिख दीजिए। यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है ना। इस चार्ज को यहाँ से हम आगे की ओर इसको लेकर के आ रहे हैं। इस तरह से इनफाइनाइट से मान लीजिए ए और बी के बीच का, है ना, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लगाते हैं, है ना। इसी पॉइंट P तक हम इसको लाते हैं जिसका डिस्टेंस r हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा। इस प्रकार से समझ गए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये वो पॉइंट रहेगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, है ना, पॉजिटिव चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, एक O पॉइंट पे रखा हुआ है ना। फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे लेट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है ना, इज ब्रिंगिंग, है ना, इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P, पॉइंट P, मान लीजिए कि हम उसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक लेकर के आ रहे हैं। फिर यहाँ पर लिख लेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा dx है, देयरफॉर dw इज इक्वल टू f इंटू dx हो जाएगा। अब फोर्स लिखेंगे हम लोग, फोर्स, तो फोर्स का होता है k q, है ना, और एक q ये हो जाएगा और ये q यहाँ से आ जाएगा तो हो जाएगा q नॉट अब बाई, और डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज आएगी वही तो हमारा q नॉट होगा, है ना, इंटू कितना लिख देंगे dx। अब देखिए इधर dw इधर dx है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन हम यहाँ पर निकालेंगे, है ना, टोटल वर्क डन। तो यहाँ हो जाएगा dw और इधर टोटल वर्क डन हो जाएगा, तो k q नॉट ये बाहर आ जाएगा और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा, तो x टू द पावर -2 हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r हो जाएगा। इस प्रकार से समझ गए, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो फोर्स है, ये फोर्स में आपका निगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। निगेटिव साइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको उठा करके इस तरफ ला रहे हैं तो इधर से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है, उधर से आप उठा करके लाते हैं, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये डब्ल्यू हो जाएगा और ये माइनस के क्यू नॉट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 बाई -1, और यहाँ पर इनफाइनाइट टू आर हो जाएगा, सिंपल। अब ये माइनस के क्यू नॉट हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ आकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, ऐसे प्लस हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। मैं जल्दी से कर दे रहा हूं, आप इसको स्टेप वाइज कीजिएगा, ठीक है, एक और स्टेप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक, और यहाँ पर आर और यहाँ पर इनफाइनाइट, तो के क्यू नॉट अब बाई, यहाँ पर देखिए 1/r -1/इनफाइनाइट, और ये w, तो w हमारा इनफाइनाइट वाला आंसर 0 हो जाएगा, 1/r बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर बच जाएगा स्टूडेंट, w इज इक्वल टू के क्यू नॉट बटा कितना हो जाएगा, नीचे r हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसी तरह से लिख देना है, बट हमसे क्या पूछा है, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वी नो दैट, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू हो जाएगा w बटा क्यू नॉट। देखिए w बटा क्यू नॉट, w बटा क्यू नॉट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा r, अब बटा, है ना, बटा क्यू नॉट, या आप ऐसे लिख दीजिए बटा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा r, यही आपका डेरिवेशन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। इस तरह से हम देख ले रहे हैं कि उधर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, हाँ एकदम साफ दिख रहा है, तो आप डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। अब तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। और देखिए जैसे ही मैं स्क्रीन से हटता हूं, साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, है ना। चलिए देखिए, तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एग्जाम में हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन जो है, हाँ यहां से लिखते हैं, है ना, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल
सरफेसेस, है ना, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट दियर प्रॉपर्टीज, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में सवाल आएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन और 2 प्रॉपर्टीज आपको लिख देना है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आएंगे तो और भी प्रॉपर्टीज लिखने पड़ेंगे, फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो आपको देखना है, ठीक है। देखिए, हाँ, एकदम सही दिख रहा है। चलिए अब आपको बता रहे, देखिए कैसे इसको लिखेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला बात है कि एक बढ़िया सा इसका आंसर यहाँ पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे और लिख लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा हेडिंग बना लीजिएगा इसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक छोटा फिगर आपको हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्लस चार्ज है ना, तो ये इसके चारों ओर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। इसकी रेडियस देखिए, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, तो रेडियस बराबर है, और इसका रेडियस देखिए, इसका रेडियस देखिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल V1, V2, V3, V4, माने V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 होगा, समझ रहे कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल V5 और यहाँ पर मान लीजिए V6 है, तो V5 बराबर V6 होगा। यहाँ पर पोटेंशियल सब जगह बराबर होगा इस सरफेस पर, है ना, इस सरफेस पे सभी जगह पोटेंशियल बराबर होगा, और इस सरफेस पर भी सभी जगह पोटेंशियल बराबर होगा। बट यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि V बराबर K/Q/R होता है, तो डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा और ये पोटेंशियल कम होगा, ये अलग बात है। लेकिन हमको डिफिनेशन क्या लिखना रहता है, तो ऐसे लिखना रहता है, द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, है ना। देखिए आपको यह लिखना, द सरफेस ऑन विच द वैल्यू पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। अब इसमें आपको है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या करना है, पहला प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स, कि ये क्या होते हैं कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि दे नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरा प्रॉपर्टीज ये है आपका कि क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल सेम है और यहाँ पर पोटेंशियल सेम है और यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ले जाते हैं, वर्क डन करते हैं, जैसे V इज इक्वल टू होता है W/Q, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। तो अगर इस यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर लेकर के जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑन मूविंग, या ऐसे लिख सकते हैं, द वर्क डन इज 0, द वर्क डन इज 0, है ना, ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, करा कि वर्क डन इज 0 ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, या व्हेन वी मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन विल बी 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 3 हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, चौथा परीक्षा में डिफिनेशन लिखना, प्रॉपर्टी लिखना। चौथा प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे कि यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में लिखना होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर से जरूर कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए, है ना। आपका ये सवाल है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये दोनों के बीच में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है। आपको हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसीलिए कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dx होता है,
समझ गए, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब इसका हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाना है एक तरह से, तो हम लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे, एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर आंसर लिखेंगे इस प्रकार से। और सबसे इजी बात आपको हम समझा रहे हैं, देखिए कि ये दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट, पहले भी को लेकर के आते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू है ना dw बाई कितना हो जाएगा, dw बाई क्यू हो जाएगा, इस तरह से है ना, dw बाई क्यू हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग dw निकालते हैं तो dw का एक और फॉर्मूला होता है, कितना होता है f इंटू है ना dx हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। और यहां से देखिए अगर f को आप लिखते हैं f को, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे हम लोग पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो यहां से f निकालिएगा तो q इंटू ई हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से देख रहे हैं। तो अगर हम यहां से इसको लिखेंगे तो f को, तो E इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा q इंटू dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dw। समझ में आ रहा आपको, देखिए तो अब क्या करना है कि आपको कुछ नहीं, इसको उठा करके यहाँ पर ले जाकर के रख देना, इक्वेशन ही फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंड, और फिर यहाँ पर रखेंगे हम लोग देन, और यहाँ पर लिख देंगे सिंस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू इंटू ई हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे रख लेंगे हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, उठा करके इसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेंस dv इज इक्वल टू, और इसको रखेंगे तो q इंटू ई, सही है, और हो जाएगा इंटू dx और बाई, और नीचे कितना हो जाएगा q, ये हमारा q आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा E इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब रह गया बात कि यहाँ पर माइनस कैसे आ जाता है, तो माइनस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, हम बता रहे हैं, बहुत इजी तरीका समझा रहे हैं कि देखिए अभी तुरंत थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि किसी चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से ऐसे ला रहे हैं, तो इस तरफ ला रहे थे एक्सटर्नल फोर्स से लाते हैं, बट यहाँ पर जो चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, तो इधर से जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं, तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर ये दोनों के बीच में माइनस आ जाता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में कराते हैं, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस, तो फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू तो माइनस dv बाई dx, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। तो आपको बहुत आसान तरीका से इसको लिखना है, कोई दिक्कत है नहीं, लैंग्वेज थोड़ा सा ऐड करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं इसमें, है ना। अभी जो पिछला लिखवाए थे उसमें जिस तरह से कि लेट अस सपोज अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, यहाँ पर ओ पर लिख देंगे, एंड नाउ अनदर चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन P, ऐसे लिख देंगे, बहुत सारा चीजें, लेकिन छोड़ दीजिए उसको, बहुत इजी वे में डेरिवेशन करा दी है आपको, बस ऐसे साफ सुथरा जा करके आपको एग्जाम में लिख देना, एकदम फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 नंबर में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या रखा गया, ये भी आपका एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको बहुत आसान शब्दों में यहाँ पर सवाल ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अब एनर्जी का डेरिवेशन करना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, है ना, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, है ना, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बस कुछ नहीं करना है, अभी एक्सप्रेशन आपको बना देना है किसी तरह से। एक्सप्रेशन देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ऐसे हेडिंग बना लेना है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो पहले क्या करना है बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, परीक्षा में जाइएगा तो इस तरह से आपको ऐसे बढ़िया पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है, जिससे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड झलकने लगे, है ना, ऐसे, और ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे एक डाइपोल को ऐसे रखेंगे हम लोग इस तरह से, इसका ये सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, इसका ये 2 लेंथ हो जाएगा, यहाँ पर A और यहाँ पर आपका B हो जाएगा, है ना, इसका 2L पूरा लेंथ हो जाएगा, यहाँ से डाइपोल मोमेंट भी इसमें रहेगा P इस प्रकार से, और ये जो है इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये C हो जाएगा, ABC हो जाएगा, इधर की ओर जो फोर्स लगेगा QE प्लस में लगेगा,
और इधर की ओर जो फोर्स लगेगा माइनस में क्यू ई लगेगा। तो इसको आपको लिख देना है, हमको सिर्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना है, इसलिए हम लोग उधर ज्यादा काम नहीं करेंगे। हम लोग लिखेंगे बहुत आसान शब्दों में ऐसे। देखिए, लेट अस कंसीडर ई बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच, ये आपको टॉर्क वाला में भी बताया है, फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो डाले उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें यही लैंग्वेज लिखा हुआ मिलेगा। कंसीडर ई बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच, है ना, इन विच, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इन विच अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ, लेंथ देखिए कितना उसका लेंथ है, लेंथ 12 एंड डाइपोल मोमेंट P is placed that makes, देखिए ऐसे ही आपको लिखना है अच्छा से, देखिए इस तरह से आपको अच्छा से सजा करके लिखना है ना, that makes an angle थीटा, है ना, with the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर लिख देंगे एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे हम लोग सिंस फोर्सेस जो है यहां पर बाबू, फोर्सेस एट पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वल, इक्वल फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे प्रोड्यूसेस टॉर्क एज टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट हमें तो एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी क्या होता है हम लोग यहां पर लिखेंगे, बट एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन हमको यहां पर रखना पड़ेगा, वर्क डन, और वर्क डन जो होता है यहां पर आपका जो है वर्क डन हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, है ना, रोटेशनल वर्क डन हो गया ये, तो रोटेशनल वर्क डन है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग कि रोटेशनल वर्क डन है, रोटेशनल वर्क डन, तो रोटेशनल वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रोटेशनल वर्क डन डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू, और लिख सकते हैं टाउ का वैल्यू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, अब इधर भी डी इधर भी डी, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा हमको, और इधर भी पीई को बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा, और यहाँ पर थीटा 1 और यहाँ पर थीटा 2, लिमिट रखेंगे क्योंकि इसको अगर हम मान लीजिए कि घुमा रहे हैं तो पहले कुछ तो एंगल होगा, इसके बाद ही कुछ एंगल होगा, तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स लिखना है, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर पीई हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा 1 और थीटा 2, है ना, अब थीटा 2 यहाँ रखेंगे, फिर थीटा 1 यहाँ पे रखेंगे, और ये बन जाएगा डब्ल्यू। तो मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा इधर मिटा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद उधर हम लिख रहे हैं उसको, है ना। या यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा छोटा लिख करके इस जगह पर लिख देते हैं, तो ये जो डब्ल्यू है यही हमारा एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पे रखेंगे पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही डेरिवेशन आपको एग्जाम में दिखा देना है, समझ गए। और भी इसको लिखा जाता है, और भी आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, मान लेते हैं लेट इस प्रकार से कि थीटा 1 जो है 90 डिग्री है और थीटा 2 जो है थीटा है, तो थीटा 1 90 डिग्री से 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा आगे, तो एनर्जी हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, यही हमारा डेरिवेशन होता है फाइनली, और इसी को हमें लिखना होता है। तो आप लोग देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन के साथ आते हैं, थोड़ा सा मार्कर भर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, छठा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से उसको सोल्व करेंगे। देखिए छठा क्वेश्चन जो आपके लिए वीवीआई बनाया गया है वो क्वेश्चन है पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस पर आधारित है, ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आपको हेडिंग अच्छा सा बना लेना है। यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम लोग, और पहला नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में पोलर, ऐसे पोलर सब्सटेंसेस लिख देंगे इस तरह से, पोलर सब्सटेंसेस, और नीचे फिर नॉन पोलर लिख देंगे सेकेंड वाला, ऐसे नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऐसे लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पर एग्जाम्पल डाल देंगे, और यहाँ पर भी इसमें एग्जाम्पल डाल देंगे, ऐसे बढ़िया सजा करके लिख देंगे। तो क्या लिखना है, पोलर सब्सटेंसेस कौन होते हैं, तो बहुत इजी तरीका आपको समझा रहा हूँ। पोलर सब्सटेंस का मतलब जो सब्सटेंस होगा उसका प्लस माइनस अलग अलग होगा। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा, कुछ डिस्टेंस रहेगा। और नॉन पोलर सब्सटेंस कौन होगा, तो जिसका प्लस माइनस काफी पास होगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, इसमें कोइंसाइड नहीं करेगा। तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिख देंगे पोलर सब्सटेंसेस, या ऐसे दोज सब्सटेंसेस, है ना, दोज सब्सटेंसेस इन विच इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट, या ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट कोइंसाइड। डोंट कोइंसाइड माने आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, दो सब्सटेंसेस इन विच ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डोंट कोइंसाइड्स, है ना, चार्जेस डोंट कोइंसाइड, देन दे आर said to be पोलर सब्सटेंसेस। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर सब्सटेंसेस कहते हैं, जो कि इसमें जो आपस में कंबाइन नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका NaCl हो गया, आपका HCl हो गया, ETC। तो ये कुछ सब्सटेंस है जो आपस में कोइंसाइड्स नहीं होते, इनके सोडियम का और क्लोरीन का दोनों का एटम काफी दूर दूर रहता है। तो दो सब्सटेंसेस इन विच ई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड with each other, then they are said to be, yeah, if the positive and negative charges are separated by some distance, then the polar substances are said to be polar substances. non polar में बस ऐसे लिखना है आपको स्टूडेंट्स, those substances, है ना, in which if, है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव, और फिर क्या है, यही बात है कि चार्जेस जो है, चार्जेस, है ना, बस याद रखिए कि जैसे इसमें डोंट कोइंसाइड है तो इसमें हो जाएगा कोइंसाइड माने आपस में मिक्स हो जाते हैं। देन दे आर said to be non polar substances, then they are said to be non polar substances। एग्जाम्पल में आपका हो गया H2O हो गया, N2 हो गया, ETC हम लोग इसमें रखेंगे। दो एग्जाम्पल हम लोग कम से कम याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप परीक्षा में जाइए और इसको लिखिए आराम से, और अच्छा से आपको देखिए इसमें 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आराम से इसको आप रख सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का आएगा उसको देखिए, उसको कैसे बनाते हैं। सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड ही बताया जा रहा था, आप उसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग 3 4 5 क्वेश्चन रखे हैं, है ना, जिसमें लिखा हुआ डिफाइन। 7th नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत छोटा छोटा है, आप घर पे जाकर के बैठ के इसको याद कर सकते हैं। तो डिफाइन फर्स्ट नंबर है आपका डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपको जो दिया गया है बाबू, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। इसके बाद थर्ड नंबर में है पोलराइजेबिलिटी। थर्ड नंबर जो है आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो आपको सवाल पूछा जा सकता है, ये है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिव पोलराइजेबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है, बढ़िया एकदम। और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये है आपका। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम में किसी का भी डिफिनेशन पूछा जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, आंसर यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। पहला नंबर, तो पहला नंबर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, तो अच्छा आंसर आप इसे लिख लीजिएगा, डाई इलेक्ट्रिक
पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? बहुत आसान शब्दों में आपके लिए लिखा जा रहा है आंसर, देखिए, है ना। व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखिए, whenever there is relative motion between the positive and negative charges of dielectric material occur, dielectric material occurs, कह रहा है कि whenever there is relative motion, अगर ऐसा relative motion होता है between the positive and negative charges of dielectric material occurs due to, इसके कारण due to application of electric field, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लस और माइनस आपस में कंबाइंड है एकदम, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तब हमारा रिजल्ट क्या हुआ कि प्लस और माइनस क्या हो गया कि अलग अलग हो गए अलग अलग हो गए, ठीक है। मतलब कि ये नॉन पोलर सब्सटेंस बिकम्स पोलर सब्सटेंस, ऐसा हो जाता है कि व्हेन सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन पोलर सब्सटेंस देन इट बिकम्स पोलर सब्सटेंस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अकर्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज नोन एज इसी को क्या बोला जाता है? देन इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसी को बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यही हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा जिसको आपको परीक्षा में लिखना है। नेक्स्ट जो है सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड वाला क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर। आपको अगला नंबर लिखा है पोलराइजेशन, है ना, पोलराइजेशन वेक्टर। इसका आपको परीक्षा में आंसर आ गया, तब कैसे करेंगे हम लोग? तो बहुत इजी है इसका जी बाबू, बहुत आसान भाषा में है, आपको याद रखना है। पोलराइजेशन, है ना, वेक्टर इक्वल टू, तो यहां पर आपको रखना है डाइपोल, है ना, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। माने यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, इसमें डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वाले सैंपल में कितना होगा उसको पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे। तो बहुत आसान भाषा में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड, यहां पर शॉर्ट हम कर दे रहे हैं और यहां पर कर दे रहे हैं दैट इज, और ये हमारा बन के आ जाएगा फॉर्मूला। परीक्षा में पूछा जा सकता है डाइपोल मोमेंट को हम लोग छोटा वाला पी से और बाटा भी ऐसे लिख देते हैं और इसको बड़ा वाला पी से लिख देते हैं, क्योंकि आगे हमको इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट और डायमेंशन पूछेगा, इसका कूलम मीटर होता है और इसका होता है मीटर क्यूब, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर भी होता है। समझ गए कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये काम आ सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर, और इसके बाद हम लोग लेते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या है? पोलराइजेबिलिटी। तो यहां पर लिख लेते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया परीक्षा में, तब आपको क्या करना है? बहुत इजी है, इसके लिए भी बता रहे हैं और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए भी बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे थोड़ा जगह रख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखिए चौथा नंबर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और इस सब के लिए देखिए एज प्रैक्टिकली, यहां पर हम लोग लिखेंगे एज प्रैक्टिकली, यहां पर लिखेंगे एज प्रैक्टिकली। और दोनों याद करने का बहुत इजी तरीका आपको समझा रहा हूं, है ना। देखिए दो हम लोग पढ़ चुके हैं यहां पर, देखिए एक होता है हमारा डाइपोल मोमेंट और एक होता है पोलराइजेशन वेक्टर। तो हम लोग यहां पर रखेंगे ये वाला छोटा वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता है, और जब ये आएगा इसके कारण तो ये भी इसी कारण आएगा। चलिए डीप में मत जाइए, अभी ध्यान दीजिए इधर, और इसमें बड़ा वाला पी और ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रैक्टिकली ऐसे होता है, जिसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे पी, छोटा वाला पी है ना, इक्वल टू, और इसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यहां पर देखिए इसी को कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी। दैट इज पोलराइजेबिलिटी बराबर अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट, और करके जगह के अभाव में ऐसा लिख रहे हैं, तो आपका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट बटा नीचे एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऐसे आ जाएगा। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट डायमेंशन जो भी लिखना है, इसका यूनिट डायमेंशन, इसका यूनिट डायमेंशन लिखिए, इसके बाद यूनिट डायमेंशन आपका निकल करके आ जाएगा। तो ये होता है पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला। तो पोलराइजेबिलिटी आपको ऐसे लिखना है ना। तो प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट द डायपोल मोमेंट, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो काफी जगह बच गया, लेकिन अब यहीं पर डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। अब इसको भी हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ हटाएंगे तो फिर से आप साइलेंट नोट आएगा, जैसे कि इसमें आया था, और इसमें अल्फा आएगा। अल्फा को ही पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है, इसको अल्फा को कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई को बोला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा काई ई इंटू ई ऐसे, और यही हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ये वाला। और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, तो इसको लिखेंगे ऊपर में हम लोग इस तरह से, अब बटा नीचे आप साइलेंट नोट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और इसका यूनिट और डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, अपना से खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 7th क्वेश्चन हो चुका है हम लोग को, इसमें भी 12-13 क्वेश्चन तक ही चलना है, इतना में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा चैप्टर 2 का। तो यहां से मिटाते हैं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसको देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, फैक्टर्स ऑन विच, है ना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आपको चांस बनता है कि आ सकता है। ऐसे ही आपको आगे जो भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, वही क्वेश्चन रखा गया, क्योंकि सजा के रखे, जिसकी कम चांस है उसको फर्स्ट में रखे, जिसका ज्यादा चांस है उसको लास्ट में रखे, ताकि आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसको आप डील कर सके, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, है ना, किस पर डिपेंड्स करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स डिपेंड्स, ये आपको सवाल है, और 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, तो आपको आंसर लिखना है, उस टाइम लिखना है कि एज C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। देयरफॉर पहला कंडीशन क्या है कि C डिपेंड्स अपॉन एरिया ए ऑफ प्लेट, ठीक है। सेकेंड, है ना, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा, मतलब कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स भी डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला होता है के, है ना, के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी आ जाता है, इस प्रकार से, सही है ना, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स भी हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर लिखेंगे, डी भी लिख देंगे, डी मतलब कि सी जो होता है, सी मीन्स कैपेसिटेंस हो गया, सी डिपेंड्स अपॉन, और ये क्या है, डी सेपरेशन डी और बिटवीन द प्लेट। तो ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में सजा करके। तीसरा लिखेंगे, सी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट, है ना, उसके बीच का जो क्या बोलते हैं, कैपेसिटर जो होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं, तो ये इसका डिस्टेंस हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है, इसके बीच का जो मीडियम होता है, जिसको के से इंडिकेट करते हैं। तो ये 3 चीज पर आसानी से डिपेंड करता है ना। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एरिया और सेपरेशन हो गया, और इसके बाद मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हो गया। तो इस तरह से 8वां क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, और उसको देखिए परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, कि बहुत ज्यादा चांस है कि वह क्वेश्चन आपको आ सकता है ना, बहुत ज्यादा चांस है इसका। जैसे कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी हम लोग को फाइंड करना रहता है। जैसे इस तरह से मान लीजिए 9th नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि फाइंड द, ऐसे लिख देगा, कैपेसिटेंस C ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। कोई आइसोलेटेड बॉडी है, उसका कैपेसिटेंस निकालना है, दैट इज अर्थ का मान लीजिए आपको निकालना है, इस तरह से। तो सिंपल सा बात है स्टूडेंट्स, सबसे पहला बात है कि आप इसका आंसर लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा, आइसोलेटेड बॉडी, लेट अर्थ बी एन आइसोलेटेड बॉडी, अर्थ बी एन आइसोलेटेड बॉडी। अर्थ एक हमारा आइसोलेटेड बॉडी है, इस तरह से, जिसका रेडियस r है या कैपिटल R है, हैविंग या ऑफ रेडियस, उसका रेडियस कैपिटल R है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को क्या करना है कि फाइंड द कैपेसिटेंस। तो एज वी नो दैट लिख लेंगे, C इज इक्वल टू Q बटा V होता है, बट जो V होता है, V स्फेरिकल बॉडी है, तो पॉइंट चार्ज के जैसा होगा,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू यहाँ लिखे हैं तो क्यू बटा लिख देंगे आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख लेंगे। तो ये डेरिवेशन भी हम लोग कर ले रहे हैं, डेरिवेशन भी पूछता है, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछ लेता है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बटा, और V बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसे मर जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो स्फेरिकल बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी का जो होता है कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है बाबू कि आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। तो आपको देखिए हम यहाँ पर नहीं काम करेंगे, है ना। इसको जब आप लिखिएगा तो 1/9 गुना 10⁻9 मान होता है इसका, गुना, और आर जो हमारा लिखा हुआ 64 है तो 6.4 10⁻6 मीटर में आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा से सॉल्व कीजिएगा तो 711 माइक्रो फेराड आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको यहाँ पर काम हो जा रहा है बढ़िया से, और प्लस में सब्जेक्टिव लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखना होगा। 9th नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब ज्यादा नहीं क्वेश्चन बचल है इस चैप्टर में, 2-3 क्वेश्चन आ रहा है जो काफी इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में आता है। और 10th नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा आपको, चलिए, तो 10th नंबर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है, डेरिवेशन फॉर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का है। तो बहुत सिंपल है, 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, एक तरह से डेरिवेशन है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। बस देखिए ऐसे ही कुछ उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, और उसमें पोटेंशियल का डिफिनेशन भी पूछेगा, जो पहला क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं। तो इसका डेरिवेशन करना है, बहुत आसान शब्दों में हम लोग करेंगे। एक हमारे पास ऐसे डाइपोल रहेगा इस तरह से स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पर पॉइंट अलग अलग मार्क कर देंगे, ऐसे यहाँ से डॉट लाइन लगा देंगे, इसका लेंथ हो जाएगा 2L, बढ़िया सुंदर सा पिक्चर बनाना है। और इस सेंटर से एनी पॉइंट बोला है, यहाँ पर A पॉइंट और ये B पॉइंट और माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज, और सेंटर से ऐसे कुछ डिस्टेंस पर, है ना, ये R डिस्टेंस पर ये थीटा एंगल हम लोग रख लेंगे, है ना। और इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो ये पॉइंट P रख लेते हैं, इसको P पॉइंट रहेगा, तो यहाँ से इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, बढ़िया सुंदर पिक्चर बनाइएगा स्केल की सहायता से। ठीक है, यही हमारा फिगर रहेगा। और कुछ नहीं लिखना, हम लोग को एक्सप्रेशन यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है, और इसमें लिखेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर AB इज अ short electric dipole having length 2L and dipole moment P, है ना, ऐसे लिख दिए। इसका लेंथ हो गया, डाइपोल मोमेंट P होगा, ये सब चीज लिख दिए। ठीक है, फुल स्टॉप करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट अस टेक अ पॉइंट P, कहां पर, एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस, है ना, यहां से हटाते हैं इसको, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम O एट विच वी हैव टू फाइंड द, लिख देंगे, एट विच वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा कंस्ट्रक्शन करते हैं बनाने के लिए, है ना, सिंपल। पहले इसे आपको हम समझाते हैं। देखिए, आप देखिए, हम लोग लिखेंगे नाउ, ऐसे लिख लेंगे, नाउ V ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो प्लस Q चार्ज के कारण V हमारा क्या होगा, तो V1 हो जाएगा। अब V1 प्लस Q चार्ज के कारण हो जाएगा K Q, और बटा में यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हो जाएगा PB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलरली यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, सिमिलरली ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो V2 बराबर हो जाएगा K Q माइनस में बटा PA हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल भी अगर हम लोग निकालते हैं टोटल, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट थोड़ा काम करूंगा, आप स्टेप वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे K Q और K Q दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, K Q, और यहाँ पर बच जाएगा
एक बटा पी बी और माइनस एक बटा पी ए बच जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पी बी हो जाएगा ऐसे, ये हमारा नेट भी निकल करके आ जाएगा। मेरा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब आपको पी बी और पी ए निकालना है, पी बी और पी ए। बस आपको पी बी और पी ए निकल जाएगा तो सारा काम आपका हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए है ना, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस जगह पर, देखिए इस जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके इस जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस जगह पर। तो आप ध्यान से देखिए कि एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर ऐसा बन जाएगा और एक ट्रायंगल यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। इसका वैल्यू एल है, इसका भी वैल्यू एल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एल है। और आपको अब देखिए क्या है कि अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये वाला लाइन, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं एम एन कर लेते हैं, यहाँ पर एम और यहाँ पर कर लेते हैं एन। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग रख लेते हैं एन, ऐसे एन पॉइंट रख लेते हैं इसको। अब भी साफ नहीं दिख रहा है एन। अब चलिए इतना आप देख लीजिए अच्छा से। तो देखिए कि आपका पी एन और पी ए सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बहुत सिंपल वे में, वी कंस्ट्रक्ट, है ना, वी कंस्ट्रक्ट एज शोन इन द फिगर। फिगर के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर दिए, वी कंस्ट्रक्ट, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है, वी कंस्ट्रक्ट एज शोन इन द फिगर, ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर मान लीजिए कि एंगल बहुत स्मॉल है, देन अब देन क्या हो जाएगा कि जो पीबी है वो पीएम के बराबर हो जाएगा, पीबी नियरली इक्वल टू पीएम हो जाएगा, ठीक है। अब पीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस आर है और आर में से ये हमारा ये ओ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग, मतलब आर माइनस ओ एम हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए पी ए जो है नियरली इक्वल टू पी ए जो है इसके बराबर हो जाएगा, पी एन के बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक हम वैल्यू जानते हैं आर और ये हमारा ऐड हो जाएगा, मतलब आर प्लस ओ, यहां से ओ और एन हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा। तब हमारा टारगेट है ओ एम निकालना और ओ एन निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल में चलेंगे जिसका नाम है, यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में चलेंगे ओ एम बी और इसमें चलेंगे। तो देखिए आप लोग डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं लेकिन आप एक स्टेप और निकालिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर आते हैं ओ एम निकालना चाहते हैं, ओ एम, तो ये हमें पता है, तो ये आपका ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा। और इन ट्रायंगल आप चलिएगा आराम से, ये वाला में इसको मैं ए ओ एन में चलिएगा, तो ओ एन यहां से आपको निकालना है जो कि नियरली इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा आ जाएगा। आप देखिए आपको यहां पर रखना है ना। नाउ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा भी है वो के क्यू है, के क्यू और एक बटा पी बी, और पी बी इज इक्वल टू पी एम और पी एम इज इक्वल टू, है ना, पी एम इज इक्वल टू आर माइनस ओ एम, आर माइनस ओ एम का मतलब हो जाएगा एक बटा आर माइनस ओ एम, और ओ एम का वैल्यू है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा माइनस एक बटा आर प्लस एल कॉस थीटा। आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छा से, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे तो बस ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। और ये और ऊपर हो जाएगा के क्यू और अंदर में क्या आ जाएगा, इसको से जब एक कट जाएगा तो बचेगा आर प्लस एल कॉस थीटा और माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा के क्यू और एल और कॉस एल, एल 2l हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू इंटू 2l कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा भी का एक्सप्रेशन होगा। और क्यू इंटू 2l को हम लोग पी लिखेंगे जो कि हो जाएगा के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा एक्सप्रेशन होगा। अब फिर से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस तरह से, इफ आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, है ना, देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड एंड नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अब इससे हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल भी बना सकते हैं। तो आप बच्चा इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगर आप एक्सियल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो थीटा है ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और 0 का मान 1 हो जाएगा तो केपी बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इक्वेटोरियल का बनाना चाहते हैं, इक्वेटोरियल 90 डिग्री वाला बनाना चाहते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। मतलब इक्वेटोरियल में आपको याद रखना है कि एक्सियल का आंसर होता है केपी बटा आर स्क्वायर
और इक्वेटोरियल का आंसर होता है 0। तो उसी में आप रख सकते हैं। एक्सियल में थीटा आपको रखना है 0 डिग्री, इसमें आपको थीटा रखना है 90 डिग्री। तो इसको रख करके भी अगर आपको मान लीजिए पूछ दिया तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको, 10 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 11 12 भी देख लेते हैं क्या है। बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपको, ये भी आपका 3 मार्क्स का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखा हुआ कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है 3 मार्क्स में। बहुत ज्यादा चांस है कि यह क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। तो कैसे परीक्षा में आप जाकर के लिखिएगा, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपको एक कैपेसिटर बनाना होगा, इस तरह से परीक्षा में जाइएगा तो, और यहाँ पर ऐसे बना देंगे, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इसको दे देंगे, ठीक है, प्लस इसको देंगे, प्लस 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 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और ये माइनस माइनस ऐसे फिगर आपको बना देना है। यहाँ से इस तरह से इसको अर्थिंग प्रोवाइड कर देंगे, डी डिस्टेंस इनके बीच का हो जाएगा, ये प्लेट का एरिया ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बहुत सारा चीज है कि जो कि आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए कि ए और बी इसको लिख देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर, आंसर लिख रहे हैं बच्चा, देख लीजिए ध्यान से, लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर each of area A and they are separated by a distance D। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाना है ना। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ D। अब देखिए क्या होगा, नाउ वी आर गिवन अ चार्ज, है ना, अ चार्ज प्लस क्यू, बड़ा क्यू लिख देते हैं, टू दिस कैपेसिटर। देन तब क्या होगा, अगर जब चार्ज दे देंगे बाबू तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बटा कितना हो जाएगा, डी क्यू लिख लेते हैं हम लोग। और यहां से अगर हम लोग डी क्यू निकालते हैं, डी डब्ल्यू निकालते हैं, तो V इंटू कितना हो जाएगा, डी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट, तो C इज इक्वल टू होता है Q बटा कितना हो जाता है, भी हो जाता है। तो यहाँ से भी को हम लोग उठा करके इसके पास ले आएंगे। तो यहाँ से अगर भी को हम उठा करके लाते हैं तो क्यू बटा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम क्यू ऐसे लिखे हैं, तो यहाँ पर भी हमको डी क्यू कैपिटल में लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसको उठा करके ले आएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नाउ डी डब्ल्यू कैन बी रिटेन एज, डी डब्ल्यू या इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटेन एज हो जाएगा क्यू बटा सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सप्रेशन बन करके आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क डन। टोटल जब वर्क डन लिखेंगे बाबू, तो इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी, तो इधर हमारा 1 बटा सी, क्योंकि चार्ज हम इसको दे रहे हैं, तभी थोड़ा सा गया, फिर और गया, फिर और गया, तो 400 वेरिएबल हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्यू इंटू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब डेरिवेशन कैसे बन जाएगा यहाँ पर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही हमारा डेरिवेशन एनर्जी का आ जाएगा। बट हमको तो पता है और भी इसका फॉर्म लिखा जा सकता है, यही एनर्जी का एक्सप्रेशन, इतना ही परीक्षा में बना देना, 3 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर क्यू बराबर हटाते हैं तो सी भी हो जाएगा, तो सी भी हो जाएगा, तो यू डब्ल्यू यू के बराबर हो जाएगा, और हो जाएगा सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटा 2c। समझ गए, जैसे क्यू स्क्वायर है ना, यहां से निकाल लेंगे इसको, तो कैंसिल हो जाएगा सी से सी, तो यू बराबर हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहीं तक लिख दीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ऐसे लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग रखेंगे 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हमको कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द यहां पर आपको जो है कि इस बार, है ना, इस बार हल्का सा चेंज किया गया है, फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली, है ना, filled with
पार्शियली फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। स्टूडेंट्स ये 5 मार्क्स में आता है और इस बार इसका आने का बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा बात है, हमको यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत जिसकी है उसको मैं रोक रखा हूं ताकि मेरा काम आसानी से हो सके। तो इसको अगर हम बनाना चाहते हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसमें बोला गया है आपको कि इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसको रखा गया है। फिगर बहुत सुंदर आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से, देखिए ऐसे। और आपको बताया गया है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया पार्शियली फील्ड, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रहेगा और इसका थिकनेस यहां से लेकर के यहां तक टी रहेगा, है ना। भाई देखिए यही चीज हमको फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मिटाए नहीं है। लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू पैरेलल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट के आर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ईच ऑफ एरिया ए, यही रखना है हमको। एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, है ना, डी डिस्टेंस है। नाउ वी आर गिवन, है ना। इससे पहले अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि हमको इसको फील्ड करना है ना, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, है ना, हम इंसर्ट कर दिए। नाउ वी इंट्रोड्यूस एन या और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लेकर के आ गए हैं, मीडियम ऑफ थिकनेस, जिसका थिकनेस कितना है भाई साहब, तो थिकनेस टी है। एंड आपको ये बोल रखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और यहां लिख देंगे एज सोन इन द, है ना, एज सोन इन द फिगर, इतना हम लोग लिख लेंगे। इसमें हमें चार्ज देने की जरूरत है, लिख सकते हैं आराम से कि लेट अस लेट वी या वी आर गिवन सम चार्ज प्लस क्यू टू द प्लेट ए, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर इसके बाद अर्थिंग में कर देंगे। इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल में आपको लिखवाया जा रहा है इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, अब नाउ लिखेंगे हम लोग, हमको तो सी निकालना है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ वी आर गिवन सम चार्ज प्लस क्यू टू दिस कैपेसिटर, देन तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट हम लोग यहां पर लिखेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, है ना। और V का क्या होता है फॉर्मूला, तो E इंटू होता है E1 इंटू, अब देखिए डिस्टेंस, देखिए आपको याद रखना है कि जो अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, ये भी हम लोग कर चुके हैं, मतलब E इज इक्वल टू V बटा डी, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस, है ना, तो दो तरह के डिस्टेंस है, खाली वाला डिस्टेंस है और एक यहाँ पर भारा वाला डिस्टेंस है, इस प्रकार से डिस्टेंस है। तो E1 इंटू हम लोग रखेंगे, भारा वाला रखेंगे तो T रखेंगे, प्लस E2 खाली वाला रखेंगे तो खाली वाला में हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा और D माइनस टी हो जाएगा, खाली वाला हो गया, समझ रहे कि नहीं, D माइनस टी, एक खाली वाला हो जाएगा और एक भारा वाला हो जाएगा, ये भारा वाला पोटेंशियल हो जाएगा और एक खाली वाला पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसको और अच्छा से लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये हम लोग का V इक्वल टू चल रहा है, तो V इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर भरल है तो हो जाएगा सिग्मा और हो जाएगा अपसाइलन नोट, और वो भरा हुआ जगह है तो यहाँ पर लगेगा K और यहाँ पर लगेगा T प्लस, और यहाँ पर भी सिग्मा अपसाइलन नोट। अगर खाली वाला जगह है तो बस इतना ही रहेगा और यहाँ पर D माइनस कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, सिग्मा और अपसाइलन नोट कॉमन हो जाएगा, है ना, तो अंदर में क्या बच जाएगा, T बटा के माइनस अरे प्लस D माइनस टी, ऐसे बच जाएगा ये वाला। तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा और इस पोटेंशियल को यहाँ पर रखेंगे, चार्ज को भी हटा सकते हैं। चार्ज को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे बच्चा लोग, बट यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि सिग्मा बराबर क्यू बटा कितना होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ द प्लेट आ जाएगा, इसको भी यहाँ पर रख देंगे, तब हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा ये आपका Q बटा A अपसाइलन नोट, ऐसे हो जाएगा। और अंदर में क्या बच जाएगा, T बटा K प्लस D माइनस टी इंटू, इस प्रकार से। नाउ देखिए, नाउ इक्वेशन, है ना, नाउ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटेन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो C इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Q बटा V, तो Q तो Q है, अब बटा V, अभी तो हम बहुत मेहनत से करके निकाल के लेके आ चुके हैं, A एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर हो जाएगा T बटा K हो जाएगा प्लस D माइनस टी हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, Q से Q मर जाएगा, तो C इज इक्वल टू नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट और नीचे हो जाएगा देखिए
डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको टी को भी पूरा बढ़िया से सोल्व करेंगे। इतना ही हमको एक्सप्रेशन एग्जाम में जाकर के लिख देना है, इतना ही एक्सप्रेशन। अब आप इसको अलग अलग भी कर लीजिएगा, तो यहाँ से टी और यहाँ से भी टी को कॉमन कर सकते हैं आसानी से। यही दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हम लोग लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ से टी और यहाँ से टी को कॉमन कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा के हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस चला जाएगा, तो ये भी आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। आप देखिए जब थिकनेस खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म गायब हो जाएगा, तो खाली एयर बच जाएगा। एयर बच जाएगा तो एयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एयर का कैपेसिटेंस, तो एयर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो वो भी पूछेगा तो बता सकते, लेकिन नहीं पूछेगा क्योंकि 2025 में आ चुका है। ठीक है, तो आपको देखना है कैपेसिटर पर, इसको आएगा तो बहुत अच्छा से इसको ऐसे ही अच्छा से लिख लीजिएगा सजा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 हो गया है, एक दो क्वेश्चन और बच गया है, उसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, तो टाइम भी देख लेते हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कैपेसिटर का ये चल रहा है हम लोग का क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या रखा गया है ना। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं 13 13 नंबर क्वेश्चन में आपको CS और CP फाइंड आउट करना है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट नंबर CP और सेकेंड नंबर CS और CP, माने सीरीज कॉम्बिनेशन का आपसे पूछा जा रहा है। और फिर क्या पूछा जा रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन। समझ गए। तो रेजिस्टर का हो गया, वो भी पूछा जाता है, कैपेसिटर का हो गया, ये भी पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आपको कर लेना है। जो बच्चे अगर चाहते हैं कि इसका आंसर आपको चाहिए तो आप आंसर इसे ले सकते हैं। बहुत छोटा सवाल है इसलिए हम इसको नहीं कराएंगे। 13 हो गया, और इसके बाद आपका हो गया 13 नंबर हो गया ना, 13 नंबर। और 14 नंबर क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है जो हम रखे हैं। ये बहुत बार ऐसा होता है कि इस न्यूमेरिकल को पूछा जाता है बच्चों को, तो न्यूमेरिकल को हम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन में दस, 11, 12, 13, हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो आप 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को लिखा हुआ है ऐसे कि 27 ड्रॉप्स है ना, ड्रॉप्स ऑफ Hg ऑफ सेम साइज है ना, ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू अ पोटेंशियल, आर चार्ज टू a potential, charge to a potential of 3 volt, है ना। if all the drops make one drop, इसमें लिख रहा है कि if all the drops make one big drop, मान लीजिए कि बड़ा ड्रॉप बना देते हैं, है ना, बिग ड्रॉप इस तरह से। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप, लिखा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, तो बहुत इजी है, इसको तुरंत से आप कर सकते हैं। जैसे आपको देखिए क्या बोला है कि एक ऐसे बोला है कि एक बिग ड्रॉप है ना, बिग ड्रॉप है, और इक्वल टू 27 स्मॉल ड्रॉप है। तो इस सब में क्या कॉमन चीज आप मान सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो वॉल्यूम, सिंपल सा चीज है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है के क्यू बटा आर। छोटा ड्रॉप है तो छोटा ड्रॉप को कितना चार्ज, कितना वोल्टेज इसको दिया है, 3 वोल्ट, ये स्मॉल का हो जाएगा, है कि नहीं। और बड़ा वाला का लिखेंगे तो के कैपिटल क्यू बटा और कैपिटल आर लिखेंगे हम लोग, समझ रहे कि नहीं। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, के, और चार्ज कितना हो जाएगा, बड़ा का चार्ज, छोटा का चार्ज क्यू है, तो क्यू 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 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा इस प्रकार से। और रेडियस, तो बड़ा का रेडियस क्या होगा, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो बड़ा का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इक्वल टू 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। इस सब से मर जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल छोटा आर क्यू बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग, नहीं, बड़ा आर बराबर हम लोग को निकालना है। तो बड़ा आर बराबर निकालेंगे, यहां से क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 आर
क्यू है। अब इसको लिखेंगे 27 को तो 3 और यहाँ पर लिखेंगे आर और इसका कर देंगे क्यू। तो 3 3 9 27 आर क्यू हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर 3 आर आ जाएगा इस तरह से, और इस 3 आर को यहाँ पर रख देंगे तो 3 आर यहाँ पर रखा जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 के क्यू बटा आर हो जाएगा, और के क्यू बटा आर, के क्यू आर बड़ा कितना है 3 है, तो यहाँ पर 9 इंटू 3 कर देंगे तो इक्वल टू 9 या 27 वोल्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये ऐसे एक न्यूमेरिकल है और इसको आप लोग देख लीजिए बच्चा लोग। अगर इसका डेरिवेशन आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इसका लास्ट में एक पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका डेरिवेशन। आप कर लीजिए, बहुत इजी होता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी पढ़ाया जाता है, तो उसी के आधार पर इसको भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो आप लिख दीजिएगा कमेंट में, हम आपको पूरा आंसर इसका फिर से एक छोटा वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक, चलिए लास्ट हुआ।